आज सुबह से खुशी ने ये ठान लिया था कि अब वो घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वो पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की देखभाल भी करेगी। चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे, वो फिर भी एक ढीठ की तरह वहाँ जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जाली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे, तो खुशी भी उसके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जाली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए। आपको दी। खुशी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसीलिए जो कहा रही हूँ वो करो। खुशी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो जाली ने सिर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। तब मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, जाली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा। लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। खुशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जाली चुपचाप वहाँ से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जाली जानता था ऐसा तभी होता है जब रजत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो घर के बजाय बाहर ही सड़कों पर गाड़ी को घुमाया करता है और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा था। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है ये कभी तक सिर्फ जाली ने देखा था, इसीलिए वो सब समझता था। लेकिन जाली ये नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किसी वजह से है। अगर उसके गुस्से की वजह खुशी है तो ये खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला था। जाली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोले उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, मैम आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चल गया तो हमारी सैलरी काट लेंगे। आपकी वजह से दादाजी को कुछ भी हो सकता है। खुशी ने एक भुई उचक्का कर कहा, अच्छा और रूम कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ सफाई करना और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझें? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी को बेबाकी से बोलता देख चुप हो गया और सिर झुकाकर चला गया। खुशी ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सिर पर चढ़ाकर नाचने का शौक है यहाँ। मालिक तो मालिक, नौकर भी खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रखकर बोली, जाली तुम जाओ सर के नाश्ते का इंतज़ाम करो, दादाजी को नाश्ते में करवा दूंगी। जाली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर ही नहीं आए हैं, लगता वो किसी वजह से गुस्से में हैं, इसीलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तेजस्वी गोपनीय नहीं कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जाली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपको देखकर मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो गई है। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना, पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दादाजी मुझे आपको ठीक करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मानुष से लड़ना या उसकी मार ही क्यों ना सहन करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन आपको ठीक करके रहूँगी। आपको मैं याद नहीं होगा
लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो, पहली बार में ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुस ने मुझे बाहर निकाल दिया। पर अब नहीं खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बात कर रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनी, तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। ये रजत की आवाज़ थी। इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आया, इसीलिए वो वहाँ शांति से बैठी रही। जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया। खुशी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसीलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी। खुशी ने खुद को काफ़ी मजबूत किया था, लेकिन वो मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहली की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो। मेरे दादाजी की देखभाल करने का काम तुम्हारा नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये तुम्हारे ही नहीं मेरे दादाजी भी हैं। जंगली मानुस। लेकिन खुशी की आवाज़ रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करके कहा, तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात नहीं है, जो पैसों के लिए अपना जिस्म, अपनी कोख तक को बेच देती हैं, उसकी क्या औकात लगाई जा सकती है। रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंसुओं से भरी नज़रें रजत पर जा टिक गईं। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हारे ये नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ मैं। तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, इसीलिए अब मेरे सामने ये मासूम और भोली बनने का नाटक बंद कर दो और जाओ यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसकी भरी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहाँ से चली आई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर वो खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो गया, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के किए सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद को कहा, बहुत चालाक लड़की है ये, किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे काम करवा कर घर से बाहर करना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पर बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो खुद को चाह कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन ना किसी के शब्द उसको रुला ही देते हैं। हर बार वो अपने आप को स्ट्रोंग करती और फिर किसी के शब्द उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। अपने घर पर भी वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रोंग दिखाने के लिए रोज़ फैसला करती थी, लेकिन वो हर बार कमज़ोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांत बैठी सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रजत कुछ नौकरों के साथ वहाँ खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप था। रजत उन्हें वहाँ ठीक से लगाने के लिए कह रहा था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसे फाइल दिखी तो उसके दिमाग में और ही ख्यालात आने लगे। वो समझ चुकी थी कि रजत अब उसके साथ यहीं रहने वाला है।
रजत खुशी को एक नज़र देखकर जाली से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा लिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा, तो वो बिना बोले ही वहाँ से निकल गई। रजत को ये उसकी बेइज्जती जैसा लगा, तो वो झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुँच पाई थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछा तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत किया करो, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नज़रों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मेरे सामने होनी चाहिए। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कहा जा रही थी वो भी कैसे बताए कि रजत के आने से वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो बोलेगी भी तो रजत गलत ही समझेगा, इसीलिए वो अब भी चुप ही रही। रजत ने खुशी को दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूँगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी ने अब नज़रों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कंटेंट के हिसाब से ही चलेंगे। अब हम दोनों आज से एक साथ कमरे में रहेंगे और तुम समझ रही हो, तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझसे छुटकारा पाओ। बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी, लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पर एक तमाचा रख दिया। रजत तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्के देने से वो पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा लिया। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि अब वो रजत को बहुत बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन खुशी कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने गुस्से से रजत को उंगली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर उंगली को वापस करते हुए वहाँ से निकल गई। रजत एक बार फिर अचंभित था खुशी के इस व्यवहार से। उसने तो वही दोहराया था जो कंटेंट में लिखा था, तो फिर खुशी ऐसे क्यों करेगी? रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पर गुस्सा नहीं आया, वरना वो किसी लड़की की तेज़ आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं करता था। आज उसे गुस्सा आने के बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ा रहा था कि वो क्या बोल कर आया है। खुशी छत पर आ गई और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि आंसू ख़त्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं रो सकती, वो दीवार के सहारे लगकर खड़ी हो गई। आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने क्यों आतुर थे। फ़र्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने अब आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते।
इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज़ में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझसे, तंग आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, इसीलिए मैं आज आपके पास आ रही हूँ पापा, मुझे माफ़ कर देना, आपकी बेटी हार गई है इस दुनिया से, लोगों से अब और नहीं चल पाऊंगी मैं पापा। खुशी का गला भर आया और वो छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज हवा चलने लगी थी और अचानक से जोरदार बारिश होने लगी। खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके ही मुस्कुरा दी, मानो आजू मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर जिंदगी। और खुशी ने छलांग लगा दी।